हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों, आज है तारीख 23 अगस्त 2025 और दिन है शनिवार। आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की जून महीने की मैगजीन को। दोस्तों, इससे पहले हमने इस मैगजीन की 3 या 4 क्लास कर ली हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर उन क्लासेस को देखें। इससे पहले जो हमने क्लास की है वो सेक्शन हमने किया है छठा सेक्शन, जो कि है हमारा सोशल इश्यूज का सेक्शन। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक है सांस्कृतिक विनियोग का, जो हमने कवर कर लिया है। दूसरा टीयर 2 इन्फ्लुएंसर, ये भी हम कवर कर चुके हैं। क्यूबस वर्ल्ड रैंकिंग और मैनोस्फीयर वाला टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है। अगर आपने यहाँ तक जो हमारी क्लास है वो नहीं देखी है तो कृपया चैनल पर जाकर उन क्लासेज को देखें। वो आपको कहाँ मिलेंगी? एक तो लाइव सेक्शन में मिलेंगी या फिर वीडियोज के सेक्शन में मिलेंगी। अगर आप इन दोनों में नहीं देखना चाहते तो आप कहाँ पर जा सकते हो? जो चैनल का जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है, आप वहाँ पर जाकर इन क्लासेज को फाइंड आउट कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो हमारा अगला टॉपिक, जो कि है सशस्त्र बलों में महिलाएं। जो हमारा 5th टॉपिक है सामाजिक मुद्दों का, वो है सशस्त्र बलों में महिलाएं, यानी कि वुमेन इन आर्म फोर्सेज। एक बार मैं क्लास को चेक कर लेता हूँ सही तरीके से चल रही है नहीं। तब तक आपको क्या करना है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी देना है। तो इसी के साथ देरी न करते हुए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले आपको पेज नंबर 91 पर आ जाना है। देखो, ये हमारा टॉपिक है सशस्त्र बलों में महिलाएं। तो किसी भी न्यूज़ को पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, उसके बारे में जानना होगा कि ये न्यूज़ सुर्खियों में क्यों थी। तो इस न्यूज़ का सुर्खियों में रहने का क्या कारण था? कारण था कि भाई हाल ही में जो हमारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी है, इससे महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ। इस बैच में 17 महिलाएं कैडेट शामिल थी, जिन्होंने कठिन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की। तो इसलिए ये न्यूज़ आपकी सुर्खियों में थी, क्योंकि जो हमारी नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडी है, वहाँ से महिला कैडेट्स का पहला बैच सफलतापूर्वक पास आउट हो गया। इस बैच में जो महिलाएं थी वो 17 महिला कैडेट्स थी। यह बात खास क्यों है जिसके कारण ये सुर्खियों में नहीं बनी? यह खास बात इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो एनडीए में वो सिर्फ पुरुष कैडेट्स को ही भर्ती किया जाता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि महिला कैडेट्स को भर्ती किया जा रहा है। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद महिलाओं के लिए भी जो एनडीए के दरवाजे हैं वो खोल दिए गए, यानी कि अब महिलाएं भी पुरुष कैडेट्स की तरह ट्रेनिंग लेकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी पद पर जा सकती हैं, अधिकारी बन सकती हैं। इसका साफ सीधा मतलब क्या है कि जो महिलाओं के लिए जो सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन है और नेतृत्व की जो भूमिकाएं हैं, उनका रास्ता साफ हो गया है। और कहीं ना कहीं भारत की सेना में जो जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता है, उसकी तरफ भी कदम उठाया गया है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है सशस्त्र बलों में महिलाओं के शामिल होने का महत्व। कि भाई आप आर्म फोर्सेज में महिलाओं को शामिल कर रहे हो तो इसका क्या महत्व होगा। सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है समानता के संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति। देखो, इस पॉइंट का क्या मतलब है। जो हमारा भारत का संविधान है वो सुनिश्चित करता है कि जो हर नागरिक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको समान अधिकार और अवसर दिए जाएंगे। लेकिन जो महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करना इन संवैधानिक प्रावधानों को सही मायने में लागू करता है। देखो, लागू कैसे करता है, क्योंकि आज से पहले महिलाओं को इन आर्म फोर्सेज में एंट्री देने की अनुमति नहीं थी। तो जो हमारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 है, वो वास्तविक रूप में आर्म फोर्सेज में लागू नहीं हो रहा था। अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है कि भाई कानून के समक्ष सभी समान है, यानी कि सभी को समानता का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 14 वास्तविक रूप में अप्लाई नहीं था, क्योंकि पुरुष पुरुष जा सकते थे लेकिन महिलाओं के लिए एंट्री की स्कीम नहीं थी। ऐसे ही अनुच्छेद 15 था। अनुच्छेद 15 कहता है कि भाई किसी के साथ लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ रखा हुआ, तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत इसमें नहीं है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। तो जब हमने महिला कैडेट्स को शामिल कर लिया तो जो समानता के जो संवैधानिक उद्देश्य हैं उनकी भी पूर्ति कहीं ना कहीं हो रही है। यानी कि इसका मतलब साफ सीधा मतलब ये है कि महिलाओं को सेना में शामिल करना अब सिर्फ उनको अवसर देना नहीं है, बल्कि जो संविधान के हमारे मूल सिद्धांत हैं उनका भी पालन करना है। यह कदम जो सरकार द्वारा उठाया गया है वो समावेशी और न्यायपूर्ण रक्षा प्रणाली की व्यवस्था करता है, जिसमें सभी को समान भागीदारी और मौका दिया जा रहा है। यानी कि जब पहले जो पुरुष शामिल होते थे, अब उनमें महिलाएं भी शामिल हो रही हैं आर्म फोर्सेज में। अब अगला जो पॉइंट है वो सैन्य अभियानों को बल प्रदान करना। देखो, सैन्य अभियानों में बल प्रदान करना, इसका क्या मतलब है भाई?
जो सेना में महिलाओं के आने से टैलेंट पूल बड़ा हो जाता है। यह कदम सेना में प्रतिभा पूल क्या होता है? टैलेंट पूल। जब हम सेना में महिलाओं को शामिल कर रहे हैं तो इससे जो प्रतिभा का भंडार है वो बड़ा हो जाता है। अब जो सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं की जो क्षमताएं हैं, महिलाओं की जो सोच है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और महिलाओं के शामिल होने से फौज में विविधता आएगी, आर्मी में विविधता आएगी, डिफेंस फोर्सेज में, जिससे जो योजना बनाने और उन पर अमल करने के लिए नए तरीके सामने आते रहेंगे। कुछ शोध बताते हैं कि जो जेंडर डाइवर्स टीम होती है, यानी कि जेंडर डाइवर्स का क्या मतलब हो गया? बोथ जेंडर हो, यानी कि मेल भी और फीमेल भी। कुछ शोधकार ये बताते हैं कि जेंडर डाइवर्स जो टीम होती है वो फैसले लेने में बेहतर होती है, क्योंकि जो अलग अलग दृष्टिकोण है वो सामने आ जाते हैं, यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सुधार होता है। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये हाईलाइट किए हैं ताकि आप सीधा मैगजीन पर फोकस कर सको। और जब जेंडर डाइवर्स टीम होगी तो टीम वर्क भी बेहतर होगा और जो मिशन की जो सफलता की संभावना होती है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो हमारे सैन्य अभियान उनको बल प्रदान होगा महिलाओं के शामिल होने से। फिर है सामाजिक प्रभाव, यानी कि लंबे समय से सेना को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता था। आपको भी पता है महिलाओं ने युद्ध और सहायक दोनों ही भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने मजबूत पेशेवर सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। देखो भाई, क्या है, लंबे समय से सेना को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है कि भाई सेना में जो होते हैं वो अक्सर पुरुष ही होते हैं। जब महिला इन क्षेत्रों में प्रदर्शन करती है तो जो समाज में जो मौजूद पुरानी सोच है उसको भी तोड़ता है, यानी कि इसका सामाजिक प्रभाव क्या होता है? जो हमारे समाज में जो पारंपरिक सोच बनी हुई है कि महिलाएं आर्म फोर्सेज में नहीं जा सकती, तो महिलाओं का इनमें सशस्त्र बलों में शामिल होना उस पुरानी सोच को कहीं ना कहीं पर तोड़ता है। और साथ ही ये युवा लड़कियों को भी प्रेरित करता है कि वे भी ऐसे कठिन और जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें अपना करियर चूज कर सकती हैं। तो ऐसे ये सामाजिक प्रभाव पड़ता है। फिर है मानवीय भूमिका। इसका क्या मतलब है? मानवीय भूमिका, जो संघर्ष प्रभावित इलाके होते हैं जैसे सीमा क्षेत्र हो गया, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हो गया, उनमें जो स्थानीय लोग हैं वो पुरुष जो सैनिक होते हैं उन पर भरोसा अक्सर नहीं कर पाते। कई समाजों में जो सांस्कृतिक कारणों से जो महिला पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं वो पुरुष सैनिकों से खुलकर बात भी नहीं कर पाती। देखो, कहीं पर मान लो खतरा है, कहीं पर भाई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, अगर पुरुष सैनिक जाते हैं, महिला वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ की आम जो महिलाएं हैं उनके पास जाते हैं, तो जो महिलाएं हैं वो पुरुष सैनिकों से खुलकर बात नहीं कर पाती। तो ऐसे में जो महिला सैनिक है वो वहाँ पर अच्छे संवाद स्थापित कर सकती हैं। तो जब हम महिला सैनिकों को भर्ती करते हैं हमारी सशस्त्र बलों में तो ये समस्या का समाधान भी हो जाता है, इस समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो महिला सैनिकों की मौजूदगी जो स्थानीय महिला और बच्चे से जुड़ने की जो ज़रूरत है उसको समझती है और वहाँ पर शांति कायम करने में भी मदद करती है, जिससे जो शांति मिशन है यानी कि पीस कीपिंग मिशन है उसमें महिला सेनाओं को, महिला जो सैनिक होते हैं उनको, जो महिला सैनिक होती हैं वो जो उनकी आम जनता होती है उसको आसानी से भरोसा दिला पाती है। भाई इसका, इस पॉइंट का साफ सीधा मतलब ये है कि भाई कई बार सेना को ऐसे ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं जहाँ पर लोगों से, आम जनता से पूछताछ करनी पड़ती है। अगर सेना में जो पुरुष सैनिक ही शामिल हैं तो वो जो वहाँ की जो आम महिलाएं होती हैं, जो जनता होती है, जो महिलाएं होती हैं उनसे खुलकर बात नहीं कर पाते। तो ऐसे क्षेत्र में जो महिलाएं होंगी सेना में वो महिलाओं से अच्छी तरह से बातचीत कर पाएंगी, बच्चों से अच्छी तरह से खुलकर बातचीत कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान होगा, संघर्ष है उसका समाधान होगा और लोगों का विश्वास जीतने में भी मदद करेंगी जो महिला सैनिक हैं वो। तो इसी के साथ महत्व हमारा खत्म होता है इस टॉपिक का। फिर सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। चलो, इससे पहले जो आपको ये एक बॉक्स दिया गया इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया गया है भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं के प्रवेश का इतिहास, कि आज से पहले क्या भारतीय सशस्त्र बलों में, रक्षा बलों में महिलाओं के प्रवेश का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले 1888 में जो महिलाओं को नर्सों के रूप में भर्ती किया जाने लगा था। फिर 1958 में महिला चिकित्सकों को जो आर्मी की मेडिकल कोर है उसमें नियमित कमीशन मिला। फिर 1992 में महिलाओं के लिए एक और मौका खोल दिया गया कि भाई जो गैर लड़ाकू भूमिकाएं हैं जैसे शिक्षा देना, सिग्नल या खुफिया आदि में आप महिला विशेष प्रवेश योजना यानी कि वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत महिलाओं को इन सेवाओं में शामिल किया जाने लगा। फिर 2005 में इसी स्कीम को क्या कर दिया गया, 14 साल की जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके तहत बदल दिया गया, उसके अनुसार बदल दिया गया। महिलाओं की जो अवधि होगी सेना में वो होगी 14 साल की, ठीक है। फिर 2020 में बबीता पुनिया केस आया, जिसमें जो महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन था 14 साल के लिए उसको परमानेंट कमीशन कर दिया, यानी कि अब जो महिलाएं हैं वो सेना में
परमानेंट रूप से भर्ती होंगी। ठीक है, इस कदम से क्या हुआ, जो हमारा अनुच्छेद 14 था, यानी कि सभी को समानता का अधिकार, सभी समक्ष हैं ना, सभी समान हैं, तो जो पुरुष और महिलाएं हैं उन सभी के लिए परमानेंट कमीशन हो गया। पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए परमानेंट कमीशन स्थापित कर दिया गया। फिर 2021 का एक हाल ही का केस है, कुश कालरा केस, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए जो एनडीए की जो परीक्षा उसमें बैठने और प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति दे दी, यानी कि जो महिलाएं हैं वो एनडीए के थ्रू एंट्री पा सकती हैं। तो ये बॉक्स आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, कि भी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सशस्त्र बलों में शामिल किया जा सके। सबसे पहला है नीतिगत उपाय, इसमें दिया गया है स्थायी कमीशन। तो महिला अधिकारियों को 11 सैन्य कार्यों और सर्विसेज में स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है, यानी कि सैन्य चिकित्सा कोर होगी, सैन्य दंत चिकित्सा कोर होगी, सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त जो अदर सर्विसेज हैं उनमें स्थायी कमीशन महिलाओं को प्रदान किया गया है। जो पहले जो महिलाएं होती थी उनको सेना में सिर्फ एसएस यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत लिया जाता था, यानी वे कुछ सालों के लिए ही सेवा करने, यानी कि उनको कुछ सालों के लिए ही सेवा करने का मौका दिया जाता था। अब सरकार ने क्या किया, महिलाओं को स्थायी कमीशन भी दे दिया, यानी कि मतलब अब वे पुरुषों की तरह लंबे समय तक जो सेना में रह सकती हैं, पूरे लंबे समय तक, यानी कि पूरे करियर अवधि तक सेना में रह सकती हैं। तो यह कदम क्या महिलाओं को करियर ग्रोथ बढ़ाता है, लीडरशिप रोल और प्रमोशन के बराबर अवसर देता है पुरुषों के समान। फिर अगला है अग्निवीर के रूप में महिलाएं, यानी कि अब महिलाओं को भी अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल किया जाने लगा। महिलाओं को भी पुरुषों के समान प्रशिक्षण और चयन मानकों से गुजरना पड़ता है इस प्रक्रिया के तहत, यानी कि जो शारीरिक फिटनेस टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है या लिखित परीक्षा है, इन सभी मानकों को पार करना पड़ता है महिलाओं को भी। इसका मतलब क्या है कि जो महिलाओं को भी अब बराबरी के स्तर पर आंका जाता है, कोई आसान रास्ता इनको नहीं दिया गया कि आप डायरेक्ट एंट्री पा जाओ। इससे जो महिला सैनिकों की काबिलियत और जो भरोसा है उस पर हम इजाफा यानी कि विश्वास कर सकते हैं। तो ये भी कुछ नीतिगत उपाय किए गए थे। फिर है संरचनात्मक सुधार, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स। सबसे पहला है आर्मी एविएशन कोर, यानी कि आर्मी एविएशन कोर में महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती करने की अनुमति दे दी गई। देखो पहले क्या होता था, महिला अधिकारियों को जो हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट उड़ाने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन 2021 से महिलाओं को जो आर्मी एविएशन कोर है उसमें पायलट के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। जो पहले पायलट के रूप में नियुक्त नहीं हो सकती थी, अब उनको पायलट के रूप में भी नियुक्ति मिलनी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो अब महिलाएं हैं वो सेना के ऑपरेशन में सीधे उड़ान में शामिल हो सकती हैं, यानी कि महिलाएं भी अब पायलट बन सकती हैं। तो यह कदम महिलाओं के लिए क्या करता है, एक नई उच्च जिम्मेदारी वाली भूमिका को सुनिश्चित करता है। अगला है युद्ध पोतों पर महिलाओं की तैनाती। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो पहले महिलाएं होती थी उनको नौसेना यानी कि जो हमारी नेवी है उनके जहाजों पर तैनात नहीं किया जाता था। खासकर जो लंबे समुद्री मिशन होते थे उनमें महिलाओं की अनुमति नहीं थी। अब महिलाओं को भी वारशिप यानी कि युद्ध पोत उन पर तैनात किया जा रहा है। वे नेविगेशन ऑफिसर के रूप में सेवा दे रही हैं, ऑपरेशन ऑफिसर के रूप में सेवा दे रही हैं, यानी ऐसी भूमिकाएं महिलाएं हैं वो निभा रही हैं। तो यह बदलाव क्या दिखाता है हमें महिलाओं के प्रति कि भाई जो अब खतरनाक और जो चुनौतीपूर्ण कार्य हैं उन पर भी हम महिलाओं को तैनात कर सकते हैं। फिर अगला है आउटरीच और सहायता पहल। आईएफ के द्वारा, यानी कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा एक दिशा सेल बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, दिशा सेल का उद्देश्य क्या है कि जो देश भर की जो हमारे महिला युवा हैं उनको हम प्रेरित कर सके ताकि वे भी वायुसेना में भाग ले सके, वे भी वायुसेना में शामिल हो सके। इस जो इंडियन एयरफोर्स की जो दिशा सेल है इसके तहत क्या किया जाता है, मोटिवेशनल टॉक्स आयोजित की जाती हैं, यानी कि महिलाओं को प्रेरित किया जाता है। जो सेना के अधिकारी होती हैं उनके द्वारा कॉलेज और स्कूल्स में विजिट की जाती है। यहाँ पर जो विजिट करते हैं महिला ऑफिसर वो अपनी कहानी और जो अपना अनुभव है वो स्टूडेंट्स के साथ साझा करते हैं ताकि जो नई पीढ़ी है उसको भी प्रोत्साहन मिल सके सेना में आने के लिए। तो इस तरह की जो करियर गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं यानी कि मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं वो लड़कियों को क्या दिखाती हैं कि आपके लिए भी सेना में विशेष प्रावधान है, आप भी सेना में आ सकते हैं, आपके लिए भी सेना के दरवाजे खुले हुए हैं। तो भाई जो ये पॉइंट्स थे, यानी कि जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम थे, अगर हम इनको पूरे एक समग्र प्रभाव देखें तो इनका हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं उनका प्रभाव क्या है। महिलाओं के लिए एक तो नए अवसर पैदा हो गए हैं सेना में आने के, सेना में जो वो जेंडर बैलेंस बढ़ा है, यानी कि जो पहले
देखो जेंडर बैलेंस का क्या मतलब है, मैंने क्या बताया, एक तो सेना में जेंडर बैलेंस बड़ा, जेंडर का बैलेंस हो यानी कि जो पुरुष भी हो गए और महिलाएं हैं वो भी हो गई, वुमेन और मैन। पहले सेना में केवल मेल मेल होते थे, अब मेल और फीमेल दोनों हो गए, तो जेंडर बैलेंस सेना में बढ़ा है, महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा हो गए हैं, महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि समाज को भी यह संदेश मिला है कि जो काबिलियत होती है वो लिंग से बड़ी होती है, कि भाई आप जेंडर के बेस पर किसी को डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कितना हानिकारक काम कर सकता है, कौन ज़्यादा मतलब जो हैवी टास्क है उसको परफॉर्म कर सकता है। महिलाएं आज बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो हैवी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कर रही हैं। और सबसे ज़रूरी जो लड़कियां हैं वो सोचती थी कि भाई हमारे लिए सेना में कोई करियर नहीं है, उनके लिए भी अब करियर बनाने का रास्ता स्पष्ट दिख रहा है लड़कियों को। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया। अगर आपको अच्छी क्लास लग रही है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है दोस्तों के साथ। एक बार मैं क्लास को चेक कर लेता हूँ, ओके चल रही है क्लास हमारी बिल्कुल ही। तो फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा शस्त्र बलों में महिलाओं के लिए चुनौतियाँ। भाई हमने ये तो देख लिया शस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल होने की बात की जा रही है, शामिल हो भी चुकी हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं के समक्ष कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक सोच। देखो आज हमारा समाज कितना भी बदल गया है, लेकिन अभी भी कई लोग, या मतलब हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि कुछ जो वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक नेता हैं, उनकी अभी भी यह पारंपरिक सोच है कि जो सेना का नेतृत्व है पुरुषों के हाथ में ही ठीक है, महिलाएं हैं जो वो युद्ध के लिए कमजोर होती हैं। यानी कि जो इनकी ये मानसिक सोच है, जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, वो उनकी महिलाओं की काबिलियत पर सवाल उठाती है और उन्हें लीडरशिप रोल जैसे या महत्वपूर्ण ऑपरेशन में शामिल होने के अवसर पर, अब यानी कि जो हम शामिल होने के अवसर उनको कम कर देते। भाई हमें हमारी सोच को बदलना होगा, जो हमारे नेता हैं या जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी रूढ़िवादी सोच है उसको हमें बदलना होगा। वे सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं, यानी कि जो सेना का नेतृत्व है वो पुरुषों के हाथ में ही सुरक्षित है, महिलाएं हैं जो युद्ध के लिए कमजोर होती हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है, जो ऐसी हमारी सोच होती है इससे क्या होता है, जो महिलाओं की भूमिकाएं हैं वो अक्सर सहायक रूप में सीमित रह जाती हैं, यानी कि वो बस सहायता कर सकती हैं। लेकिन जो युद्ध मतलब गैर युद्धक जो क्षेत्र है ना, ऐसी सोच रखने वाले क्या करते हैं, जो महिलाओं को गैर युद्धक पदों तक, ठीक है ये कह सकते हैं, जो महिलाओं की ऐसी सोच रखते हैं जो लोग, वो महिलाओं को सोचते हैं कि महिलाएं बस गैर युद्धक पदों तक ही सीमित हैं, यानी कि वो युद्ध के क्षेत्र में महिलाएं नहीं जा सकती। तो ये भी एक चुनौती है लैंगिक पूर्वाग्रह वाली। फिर है अवसंरचना की कमी। भाई सेना में कई जगहों पर क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग रहने, अलग स्नान करने, अलग टॉयलेट जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती, खासकर कठिन इलाकों में, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, बर्फीले क्षेत्र हो गए, रेगिस्तान क्षेत्र हो गया, कुछ हमारी पनडुब्बी होगी या युद्ध के जो जहाज होते हैं, उन पर महिलाओं के लिए जो विशेष बुनियादी सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं होती। क्योंकि जो पहले महिलाएं हैं वो सेना में इतनी बड़ी संख्या में शामिल नहीं होती थी, इसलिए जो सुविधाएं हैं वो पुरुष प्रधान के हिसाब से डिजाइन की गई थी। तो बुनियादी ढांचे की कमी के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है महिलाओं के ऊपर ऊपर कि जो महिलाएं होती हैं वो कई ऑपरेशनों में शामिल नहीं हो पाती या उन्हें अलग से पोस्टिंग नहीं मिल पाती। फिर है अधिक शारीरिक श्रम की जरूरत और प्रशिक्षण की कमी। भाई इसका क्या मतलब है, जो सेना में जो युद्धक अभियान होते हैं, यानी कि युद्ध का अभियान है, उसमें आपको पता है कि अत्यधिक अत्यधिक शारीरिक ताकत और स्टेमिना की जरूरत होती है। लंबी दूरी तक मार्च करना, लंबे हथियार भारी हथियार उठाना, कठिन मौसम में रहना, यानी कि यह सब शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कष्टदायक है। साथ ही हम कह सकते हैं कि जो गर्भावस्था के समय है, जो यूनिट की तत्परता है, यूनिट की कंटिन्यूटी है, उस पर भी असर पड़ता है। यानी कि महिला सैनिक के लिए विशेष ट्रेनिंग या विशेष छुट्टी की जरूरत होती है, आपको भी पता है। तो इस समस्या के कारण क्या होता है कि भाई कुछ कमांडर सोचते हैं कि जो ऑपरेशनल दक्षता है वो हमारी प्रभावित हो जाती है इस समस्या के कारण, इसलिए वो महिला सैनिकों को कठिन युद्धक भूमिकाओं में शामिल करने के लिए हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो आपकी मैगजीन में भी ये दिया है कि युद्ध अभियानों में अक्सर उच्च शारीरिक मानकों की जरूरत है। भाई ज़्यादा से हैवी हथियार उठाने पड़ते हैं, कठिन मौसम में रहना पड़ता है, जो महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं है। अक्सर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को छुट्टी देनी पड़ती है, जो यूनिट की एकता या युद्ध तैयारियों को लेकर चिंताएं भी पैदा कर देता है। ठीक है, फिर है सैन्य दायित्व और दैनिक घरेलू कार्यों के बीच संतुलन। भाई ऐसा देखा गया कि सेना में जो लगातार ट्रांसफर या लंबी पोस्टिंग या अनिश्चित ड्यूटी टाइम होता है, इसके कारण क्या होता है, जो शादीशुदा या जो बच्चों वाली महिलाएं होती हैं उनको
घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल हो जाती है कि भाई आप लगातार लंबी पोस्टिंग मिल रही है, आप ना घर जा पा रहे ना बच्चों से मिल पा रहे, तो आपका जो पारिवारिक माहौल और जो नौकरी का माहौल उसमें आप संतुलन स्थापित नहीं कर पाती जो महिलाएं होती हैं। अक्सर अगर पति और पत्नी दोनों सेना में, तो ऐसा भी होता है कई बार कि उनकी पोस्टिंग काफ़ी दूर दूर अलग अलग जगहों पर हो जाती है। तो इस समस्या के कारण हम कह सकते हैं जो परिवार और जो करियर है उसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है महिलाओं के लिए। कुछ महिलाएं जो हो समय से पहले ही जो सेवा को छोड़ देती हैं इसी के कारण, ताकि वो अच्छे से संतुलन बना सकें। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां थी। अब निष्कर्ष के बारे में हम यही दे सकते हैं कि भैया आजकल जो युद्ध का स्वरूप है वो पहले जैसा नहीं रहा है। पहले युद्ध में जो होती सीधी ताकत और शारीरिक बल ज़्यादा जरूरी होता था। अभी जो युद्ध में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस और जो स्थिति है उसके अनुसार जल्दी ढलने की क्षमता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस बदलाव का मतलब हम कह सकते हैं कि अब केवल शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है सेना में कामयाब होने के लिए। महिलाएं भी अगर तकनीक, योजना और जो नेतृत्व कर सकती हैं तो वो महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। अच्छी तकनीक का ज्ञान लेके, अच्छी इंटेलिजेंस का ज्ञान लेके महिलाएं भी तकनीक मतलब महिलाएं भी पुरुषों के बराबर योगदान दे सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें, एक देखो फीडबैक देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दे दोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज अपलोड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज बनाऊँ। ठीक है, और दोस्तों एक आधा कमेंट आ रहा था कि भाई क्लास की रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है। देखो दोस्तों, पहली बार मैंने ये काम शुरू किया है। आज से पहले मैं ना कहीं पे मैंने पढ़ाया है ना किसी कोचिंग में पढ़ाया है, बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम था। और कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, देखो फर्स्ट टाइम है ना, तो भाई टेक्नोलॉजी को समझने में टेक्नोलॉजी को समझने में भी दिक्कत होती है। जो हमारा ओबीएस स्टूडियो है उसको ही मेरे को समझने में लगभग, आप विश्वास नहीं करोगे, 20 से 25 दिन मेरे को उसको समझने में लग गए। अब भी इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है जिसके कारण कई बार क्लास बीच में रुकते रुकते बंद हो जाती, मतलब बीच में ही चलते चलते रुक जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने 50 मिनट की क्लास रिकॉर्ड कर ली, अंत में आके क्या हुआ, ओबीएस स्टूडियो की सेटिंग के कारण एकदम से बीच में बंद हो गई। अब ये जो 50 मिनट मैंने क्लास ली थी वो फुल गायब। अब ऐसा होने पर दोबारा देखो दोस्तों, दोबारा बनाने का थोड़ा टाइम कम भी मिल पाता है, मेरे को पढ़ना होता है, मेरे को क्लासेस करनी होती हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें कि भाई हाँ अच्छी क्लास लग रही है मेरे को। तो इसी के साथ देरी न करते हुए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। देखो दोस्तों, अगले टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आप ये मैगजीन पढ़ते हो ऐसा नहीं है कि आपको ये पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। अगर आप नियमित तैयारी कर रहे हो तो आपने टॉपर्स की वीडियो भी देखी होगी। टॉपर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि भाई आप मैगजीन, किसी एक संस्था की मैगजीन को फॉलो कर ले। ये नहीं कि आप दृष्टि की फॉलो कर रहे हो, आप विजन आईएएस की फॉलो कर रहे हो। आपको कंटिन्यू रखना है एक मैगजीन को। अगर आप विजन की करे तो विजन की करो, या दृष्टि करे तो या दृष्टि की करो। देखो जो बच्चा बिगनर होता है, यानी कि पहले आप आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, दाएं हिंदू की तरफ जाओगे। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए दाएं हिंदू को 1 डेढ़ घंटे पढ़ना, फिर उससे नोट्स बनाने, ये काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप एक मैगजीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो, मैगजीन को आप फॉलो कर रहे हो, देखो क्या हो रहा है। आपको एक तो खबर पता चल गई कि भाई ये खबर सुर्खियों में क्यों रही थी, फिर इसका महत्व पता चल गया, पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स कुछ जो सुधार हुए हैं वो पता चल गए, सरकार द्वारा कदम उठाए गए, चुनौतियां पता चल गई। तो बहुत सारे आप एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हो फील्ड में। ठीक है, ये आपको मेंस में मदद करता है। देखो ये पॉइंट, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो आप इस मैगजीन को पढ़कर मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई आप दाहिंद मत पढ़ो, आप पढ़ो, लेकिन जो मैगजीन होते हैं वो कहीं ना कहीं बेस्ट होती है। अब कोचिंग देखो अपना इतना पैसा वेस्ट कर रही है, इतनी अच्छी टीम बिठा रही है, इस मैगजीन को तैयार करती है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही फीडबैक होगा इस मैगजीन में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैगजीन पढ़ा करो एज ए स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन लिखना, आपको लिखो कि भाई भारतीय सशस्त्र बलों में, क्वेश्चन लिखो भाई, भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के समक्ष, भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी चुनौतियां हैं तथा परिचालन प्रभावशीलता, परिचालन प्रभावशीलता बनाए रखते हुए
इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? परिचालन प्रभावशीलता बनाए रखते हुए इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं तथा परिचालन प्रभावशीलता बनाए रखते हुए इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्लास पूरी करने के बाद रिवीजन करने के बाद आपको इस क्वेश्चन को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है 250 वर्ड्स में। ठीक है, आप इस टॉपिक को पढ़ें और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 6.6 उस पर। ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है वैश्विक तंबाकू महामारी 2025, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ है जिसके कारण ये टॉपिक सुर्खियों में रहा। तो दोस्तों क्या हुआ, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वैश्विक तंबाकू महामारी 2025 पर 10वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में WHO ने क्या बताया? इस रिपोर्ट में WHO ने दुनिया में तंबाकू होता है, दुनिया में तंबाकू के इस्तेमाल से जुड़ी जो स्थिति है, जो समस्या है, उसका आकलन किया और यह बताया कि अलग अलग देश इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। तो साफ सिंपल बात है, WHO ने एक वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट जारी की है। यह 10वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में उन देशों की स्थिति का आकलन किया गया है जो तंबाकू से प्रभावित है और साथ ही इन देशों द्वारा इस तंबाकू समस्या से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं वह इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो हम रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है WHO एम्पावर उपाय। तो दुनिया भर में तंबाकू के सेवन को कंट्रोल करने के लिए WHO ने एम्पावर नामक रणनीति पर जोर दिया है। इसका मतलब क्या है एम्पावर का, जिसके जिसके ऊपर WHO ने ध्यान दिया है? WHO ने तंबाकू की आदत को कम करने के लिए एम्पावर के तहत 6 तरीके सुझाए हैं। ठीक है, जिसमें एम का मतलब है मॉनिटर, यानी कि निगरानी करना। निगरानी किसकी करना? कि भाई पता करना कि भाई कितने लोग तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये निगरानी करना। फिर पी का मतलब है, देखो एम पावर, एम पी ओ डब्ल्यू, ऐसे सब का हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। एम का मतलब हो गया मॉनिटर, कि भाई WHO कहता है कि आप ये देखो कि कितने लोग तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप प्रोटेक्ट, पी से यानी कि सुरक्षा देना, कि भाई जो सार्वजनिक जगह है जैसे पार्क हो गया, बस स्टैंड हो गया, ऑफिस हो गई, इनको धूम्रपान मुफ्त बनाना, कि भाई यहाँ पर कोई भी धूम्रपान न करे। फिर है अगला ओ यानी कि ऑफर देना, ऑफर हेल्प यानी कि मदद करना, कि भाई जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं उनको हेल्पलाइन नंबर प्रदान करना, काउंसलिंग प्रदान करना या कुछ ऐसी दवा देना, ऐसी सुविधाएं देना जिससे ये लोग तंबाकू को छोड़ सके। फिर है WW का क्या मतलब है? वार्न करना, यानी कि वार्निंग यानी कि चेतावनी देना, कि भाई आप पैकेट पर बड़े बड़े डराने वाली तस्वीर लगाओ जिससे लोग इस तंबाकू का सेवन करने में खतरा समझे। अगला है ई यानी कि एनफोर्स, नियम लागू करना। तंबाकू के विज्ञापन और प्रचार पर आप कड़ी पाबंदी लगाओ, ऐसे नियम लागू करो जिसे जो तंबाकू का है वो विज्ञापन और प्रचार न हो पाए। फिर है रे आर, आर का मतलब है रेज टैक्सीज, यानी कि टैक्स को बढ़ा देना। अब तंबाकू को इतना महंगा कर दो कि लोग उसको कम खरीदें। तो ये WHO ने एम पावर उपाय दिया था। ठीक है, एम पावर आई थिंक आपको समझ आ गया। फिर 2007 से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2007 से अब तक 155 देशों ने एम पावर के जो उपाय हैं इनमें से कम एक उपाय को लागू किया है। ठीक है, 155 देशों ने कम से कम एक उपाय को नियमित रूप से लागू किया है, जिसके कारण उस उपाय को लागू करने के कारण 6.1 मिलियन लोगों से 6.1 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। किसका? एम पावर जो नीतिगत उपाय है इसको लागू करने का। ठीक है, एम पावर आया आपको समझ, एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की, वैश्विक तंबाकू महामारी 2025 की रिपोर्ट। इसमें WHO ने क्या बताया था? WHO ने इसमें ऐसे देशों का वर्णन किया था जो तंबाकू के इस्तेमाल से जुड़ी जो समस्या है उसको जूझ रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। और WHO ने इसमें बताया कि भाई ये देश तंबाकू की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में WHO ने एक एम्पावर उपाय दिया जिसमें हर वर्ड का अलग अलग मतलब है।
WHO कह रहा है कि 2007 से अब तक 155 देशों ने इस एम्पावर उपाय में से केवल एक, कम से कम एक उपाय लागू किया है, जिसके कारण 6.1 बिलियन से अधिक लोग हमको लाभ हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको आ गया समझ। दूसरा है सर्वाधिक क्रियान्वित उपाय। WHO कहता है कि जो सबसे ज्यादा अपनाया गया तरीका है वो है पैकेट पर बड़ी चेतावनी देना, यानी जो तंबाकू प्रोडक्ट्स है उन पर बड़े, उनके पैकेट पर बड़े आकार की तस्वीर देना, जैसे कैंसर हो गया, खराब फेफड़ों की फोटो लगा देना। ये सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला तरीका जिससे लोग प्रभावित हुए हैं। फिर अगला है जनसंचार माध्यमों से संचालित अभियानों की प्रभावशीलता। भी भारत ने क्या किया, जो सभी प्रकार के मीडिया हैं, जैसे टीवी है, अखबार है, रेडियो है, पोस्टर है, उसमें तंबाकू के विज्ञापन और प्रचार पर सख्त पाबंदी लगाई है भारत ने। और खास बात क्या है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पर भी तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए सख्त से सख्त नियम लागू किए हैं। यानी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी तंबाकू को, जो तंबाकू का प्रचार है उसको रोकने के लिए नियम लागू किए हैं। फिर है कराधान। कराधान का क्या मतलब होता है? टैक्स, और टैक्स लगा देना तंबाकू पर, यानी कि उसकी कीमत को बढ़ा देना। WHO ने इस रिपोर्ट में कहा है कि भाई आप टैक्स को भी बढ़ा सकते हो। टैक्स बढ़ाना भी सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि टैक्स लगने से जो तंबाकू है वो महंगा हो जाएगा और लोग इसकी कम खरीद करेंगे। लेकिन भारत में ये स्थिति देखी गई है कि 2014 से जो सिगरेट है वो सस्ती होती जा रही है, क्योंकि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति GDP है, यानी कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन जो टैक्स है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। यानी कि जो लोग हैं वो 2014 से सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट सस्ती होती जा रही है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? सस्ता होने से जो लोग हैं वो इसको आसानी से खरीद पा रहे हैं। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। WHO कह तो रहा है कि भाई आप टैक्स को बढ़ा दो जिससे लोग कम खरीद पाए, लेकिन भारत में जो स्थिति क्या हो गई है, टैक्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम की तुलना में कम बढ़ रहे हैं, जिससे लोग इसको आसानी से खरीद पा रहे हैं। फिर धूम्रपान से होती है हमारी मौतें। WHO ने बताया कि भाई आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं जो लोग, इसके कारण प्रतिवर्ष 7 मिलियन से अधिक मौतें हर साल हो रही हैं। ठीक है, तो ये WHO ने बताया था इस रिपोर्ट में। फिर हम आगे चलते हैं। तंबाकू महामारी से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम। तो तंबाकू जो महामारी है उससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, वैश्विक स्तर पर दिया गया है और भारत में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैश्विक स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, WHOFCTC। WHOFCTC, एक मिनट में क्लास देख रहा हूँ भाई, सही से चलिए, एक नोटिफिकेशन आया है, तब तक आप इसको पढ़ो क्या दिया गया है। आई थिंक एक बार बताना भाई, क्लास ओके चल रही है ना? है भाई, क्या क्लास ठीक चल रही है बिल्कुल ही? क्या मैं ऑडिबल हूँ आप सभी को? तो चलो चलते हैं। अगर आप, मेरे हिसाब से तो भाई क्लास सही चल रही है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे एक बार बीच में दोबारा से। तो हाँ भाई, हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे हम कि भाई तंबाकू महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदम क्या है, वैश्विक स्तर पर क्या है। एम्पावर के अलावा, एक तो WHO ने एम्पावर उठा लिया कदम, एम्पावर के अलावा वैश्विक स्तर पर क्या कदम उठाया गया? सबसे पहला दिया गया है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। यह क्या है? WHO का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो तंबाकू के नुकसान को कम करने के लिए बनाया गया है। WHOFCTC क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है WHO का जो तंबाकू के नुकसान को कम करने के लिए बनाया गया है। कब बनाया गया था? 2003 में बनाया गया था। 180 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि समझौते को स्वीकार किया है। भारत ने भी इस समझौते को स्वीकार किया है, भारत भी इसमें शामिल हुआ है। कब हुआ है? भारत 2005 में इस समझौते में शामिल हो गया है। मोटा मोटा यही कि समझौते का मकसद क्या है? जो तंबाकू के विज्ञापन होते हैं उन पर रोक लगाना, टैक्स को बढ़ाना, धूम्रपान मुक्त स्थान बनाना, जो सार्वजनिक स्थान है उनको धूम्रपान मुक्त बनाना, और चेतावनी लेबल भी लगाना पैकेट्स पर, ताकि लोग इसका इस्तेमाल कम कर सकें या छोड़ सकें। फिर अगला है 3x35 पहल। WHO द्वारा यह पहल शुरू की गई है जिसका लक्ष्य क्या है कि आप 2035 तक तंबाकू शराब तंबाकू शराब और जो मीठे पेय पदार्थ हैं उन पर टैक्स या उनकी जो कीमत है कम से कम 50% तक बढ़ा दे। कि भाई 3x35 पहल के अनुसार WHO क्या कहता है कि 2035 तक
जो ये तंबाकू वाले पदार्थ हैं इनकी जो टैक्स की कीमत है वो 50% बढ़ाई जाए। अगर आप टैक्स की कीमत बढ़ा दे तो इन पर ज़्यादा टैक्स लगा देते हो, इन प्रोडक्ट्स पर आप ज़्यादा टैक्स लगा देते हो, क्या हो जाएगा, ये महंगे हो जाएंगे और महंगा होने के कारण लोग इनका इस्तेमाल कम करेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, बीमारियां और मौतें घट जाएंगी। तो ये वैश्विक स्तर पर उपाय, ये कदम उठाए गए थे। फिर अब भारत में क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA कोटपा, यानी कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ये क्या करता है, इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है, 2003 में लागू किया गया था। इसके तहत जो सार्वजनिक स्थान है उन पर धूम्रपान पर पाबंदी लगाई जाती है। जो भी नाबालिग है यानी कि 18 साल से कम है उसको तंबाकू बेचना या उससे खरीदवाना मना किया गया है, यानी कि उस पर सख्ताई लगाई गई है। पैकेट पर भी आपको चेतावनी देनी होगी और जो हानिकारक प्रभाव होता है तंबाकू का उसकी जानकारी देनी होगी पैकेट पर, ताकि लोग इसका कम से कम उपयोग करें, यानी कि एडवर्टीजमेंट जो इस पर फोटो है उसको देख के लोग डर जाएं। लेकिन आपको पता है भारत में ऐसा होता ही नहीं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेवन कर रहे हैं। फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो भारत में कदम उठाया गया, इसकी हमें चर्चा करनी होगी। फिर है दूसरा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन नियम 2022। ये क्या है, इसके तहत क्या किया गया था, जो पैकेट्स होते हैं तंबाकू के उन पर आपको क्या करना है, सरकार ने कहा कि अब सिगरेट या तंबाकू के जो पैकेट होते हैं उन पर हेल्थ वार्निंग के साथ साथ एक जो चित्र होता है उसको भी आपको प्रदर्शित करना होगा, तस्वीर भी दिखानी होगी, जिससे क्या होगा, लोग इससे डरेंगे। और तस्वीर ऐसे संदेश देगी कि भाई आप लोग इससे डरो, इसको छोड़ो। भाई साफ सिंपल मतलब है, इस नियम के तहत क्या कह दिया गया कि पैकेट पर आप स्वास्थ्य चेतावनी दो, ऐसे चित्रों को प्रदर्शित करो कि लोग जिससे डर जाएं, ऐसे चित्रों को देखकर और तंबाकू का उपयोग करना छोड़ दें। ठीक है, इसका ये मतलब है। फिर है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP। देखो ये लिखा होता है ना यहाँ पर 54 लिखा है जैसे, तो आपको नीचे जाके पेज में देखना होता है, नेशनल ये डेफिनेशन देगा 54 की, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ये भारत में शुरू किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था, लोगों में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य था। तंबाकू उत्पाद बनाने और सप्लाई करने पर निगरानी करना भी इसका उद्देश्य था। स्कूल और जो कॉलेज होते हैं या पब्लिक प्लेस होते हैं उनको तंबाकू फ्री बनाना इनका उद्देश्य था। तो आप देखोगे सभी के लगभग समान एक जैसे ही उद्देश्य हैं। अगला दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम 2019 कानून लागू किया गया, जिसके तहत जो ई सिगरेट्स होती हैं उनके उत्पादन, बिक्री और आयात और विज्ञापन पर सख्त पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ये भी निकोटीन की लत लगा देते हैं और जो कि निकोटीन होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर आपको ई सिगरेट के बारे में नहीं पता तो एक गूगल पर चेक कर ले। ये एक ऐसा कह सकता हूँ उपकरण होता है जो बैटरी से चलता है, जिसमें निकोटीन की मात्रा मतलब निकोटीन की ये लत लगा देता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ये भारत में कदम उठाए गए थे। आगे है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप साफ सीधा कह सकते हो कि भाई दुनिया में WHO ने FCTC समझौता 3/35 जैसी पहलादी शुरू की है, ताकि जो तंबाकू और जो अन्य हानिकारक चीज़ें उनकी खपत कम हो सके। भाई साफ सिंपल सा, दुनिया तंबाकू पर कर कीमतों में वृद्धि करना, कड़े कानून बनाना, उनका सख्ती से पालन करना, जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करना, क्या कर सकते हैं, तंबाकू महामारी से निपटने के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं, प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। तो यही आपका टॉपिक था। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। फिर अगला है टॉपिक जो है वो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025, जिसकी हम चर्चा अभी करेंगे। तो दोस्तों क्लास अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है, पसंद आया है, तो आप क्लास को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारे इस टॉपिक का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। तो ये खबर सुर्खियों में क्यों थी, ये टॉपिक सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 जारी की गई। सिंपल खबर यही थी कि भाई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि जेंडर में गैप कितना है इसके बारे में पढ़ना है। ये एक रिपोर्ट आई है जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। ठीक है, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले दिया गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में कि भाई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है क्या, किसके द्वारा यह बनाया जाता है। इस मैगजीन में दिया गया है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके द्वारा यह शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 2006 में इसकी शुरुआत की गई।
इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि भैया, इसका मकसद यह पता लगाना है कि किसी देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी कितनी है, यानी कि उन्हें बराबर बनाने के लिए देश कितना आगे बढ़ रहा है, कितने कदम देश के द्वारा उठाए गए हैं। इसका मकसद यही है। यह किन किन चीजों को देखता है? यह इंडेक्स है वो चार मुख्य क्षेत्रों में महिला और पुरुषों के बीच फर्क है या अंतर है उसको मापता है, जिसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है आर्थिक अवसर, यानी कि कामकाज में बराबरी, नौकरी में बराबरी, तनख्वाह में बराबरी बराबरी वो कितनी है महिलाओं और पुरुषों के बीच। फिर है शिक्षा, यानी पढ़ाई लिखाई, स्कूल में दाखिला, साक्षरता में कितना अंतर है। स्वास्थ्य में ये मापता है कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं और सुरक्षा है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान है या नहीं। फिर राजनीतिक नेतृत्व को भी इसमें देखा जाता है कि भाई राजनीति में हिस्सा कितना ले रही है महिलाएं और कितना हिस्सा पुरुष ले रहे हैं। चुनाव लड़ना या संसद में बैठना, कितना प्रतिशत महिलाओं का और कितना प्रतिशत पुरुष मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में यह परफॉर्मेंस को जांचता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में दोबारा बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा शुरू किया गया है, 2006 में इसको शुरू किया गया था। इसका मकसद क्या है? किसी भी देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो बराबरी है वो कितनी है, उसके बीच अंतर कितना है, और उस उन्हें महिलाओं और पुरुषों को बराबर करने के लिए देश क्या कदम उठा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मापता है। तो इस इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर अगला पॉइंट है जेंडर गैप क्या है। जेंडर गैप क्या है? पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को जेंडर गैप द्वारा मापा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, लिंगों के बीच का फर्क, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेंडर गैप बोलते हैं। ठीक है, स्कोर, इसको इस जेंडर गैप को कैसे मापा जाता है? एक स्कोर का यूज किया जाता है जो कि 0 से लेकर 1 के बीच होता है। ठीक है, अगर किसी देश का एक स्कोर है, यानी कि एक स्कोर का मतलब क्या है कि भाई उस देश में पूर्ण समानता है, यानी कि महिला और पुरुषों के बीच इक्वल बराबर, यानी कि महिला और पुरुष है वो बराबर है, सभी अधिकार है वो महिलाओं के लिए बराबर है, पुरुषों के लिए बराबर, यानी कि जो स्थिति है उस देश में महिला और पुरुषों की बिल्कुल इक्वल है। अगर किसी देश का स्कोर बिल्कुल ही 0 है तो उसका क्या मतलब है? पूर्ण असमानता 0 स्कोर का मतलब हो जाता है। ठीक है, 0 का स्कोर का मतलब क्या हो गया कि भाई महिलाओं को कोई मौका नहीं दिया जाता उस देश में, या जो मौके दिए जाते हैं वो बहुत ही कम दिए जाते हैं। अगर हम स्कोर की आमतौर पर बात करें तो किसी भी देश का स्कोर आमतौर पर जनरली 0 से 1 के बीच ही होता है। ठीक है, तो ये जेंडर गैप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे, उस पर नज़र डालेंगे कि भाई रिपोर्ट में क्या दिया गया। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें रिपोर्ट में भारत की रैंक दी गई, भारत की स्थिति के बारे में हमें बताया गया है। तो भारत की रैंक जो 148 देशों में से भारत का जो स्थान रहा है वो 131वें स्थान पर भारत रहा है, जबकि 2024 में भारत कहाँ पर था? 129वें नंबर पर था, मतलब भारत अभी थोड़ा नीचे आ गया है। भारत का स्कोर बढ़ा है, 2024 में 0.641 था और 2025 में बढ़कर 0.644 हो गया है। ये आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करें तो अगर आप ये पॉइंट डालते हो तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो स्कोर है वो 2024 की तुलना में 2025 में थोड़ा सा बढ़ा है। स्कोर बढ़ने का मतलब क्या है कि जो भाई स्कोर का मतलब है बराबरी का प्रतिशत कितना है, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतनी ज़्यादा बराबरी होगी, क्योंकि आपको ऊपर बताया गया है ना कि भाई अगर आपका 1 स्कोर है तो आपके देश में समानता ज़्यादा है, अगर आपका 0 है तो आपके देश में समानता कम है। अब भारत का स्कोर बढ़ रहा है, यानी कि 0 से भारत का स्कोर 1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो भारत में हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो समानता है वो बढ़ रही है। ठीक है, फिर अब हम कहाँ पे थे? हाँ, ये रहा। फिर मैं यहाँ पर दक्षिण एशिया की स्थिति बताई गई है। अब एक तो हमने भारत की स्थिति देख ली, अब रिपोर्ट में क्या बताई गई है? एशिया की भी स्थिति बताई गई है, दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया की अगर हम स्थिति की बात करें कि भाई दक्षिण एशिया का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है वो बांग्लादेश ने किया गया है। बांग्लादेश 75 स्थान ऊपर खिसक कर कहाँ पर आ गया है? 24वें स्थान पर आ गया है। भैया बांग्लादेश और भारत के बीच फर्क देखो कितना दिखाया गया इस रिपोर्ट में। भारत 131वें स्थान पर है और बांग्लादेश 24वें स्थान पर है। इसी के अलावा अगर पड़ोसी राष्ट्र की बात करें, पड़ोसी देशों की बात करें, तो नेपाल 125वें स्थान पर है भारत के निकट, श्रीलंका 130वें पे, भूटान 119, और ये सभी भारत से बेहतर हैं क्योंकि भारत 129वें स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं इनमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जेंडर इक्वलिटी है वो भारत से कहीं ना कहीं अच्छी है।
तो इस रिपोर्ट में ये भारत की स्थिति दिखाई गई थी और उसके पड़ोसी देशों की। फिर अब अगर हम वैश्विक स्थिति की बात करें तो आइसलैंड जो देश है वो लगातार 16वीं बार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, टॉप पोजीशन ग्रहण किए हुआ है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड स्थान बनाए हुए हैं। फिर है जेंडर गैप। अगर हम दुनिया भर में अगर हम बात करें तो अभी भी लगभग जो 30% जेंडर गैप मौजूद है, यानी कि जो महिलाओं और पुरुषों के बीच वो अंतर है वो 30% से ज़्यादा है। अभी भी पूर्ण बराबरी नहीं है। अभी तक कोई भी देश पुरुष और महिलाओं के बीच पूरी बराबरी हासिल नहीं कर पाया है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल कर ली गई हो। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर पुरुष और महिलाएं बराबर, उनके लिए समान अधिकार, समान अवसर, समान मौके दिए गए हों। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्तमान प्रकृति को देखते हुए जो पूर्ण लैंगिक समानता है उसको प्राप्त करने में राष्ट्रों को कितने समय लगेगा? 123 वर्ष और लगेंगे किसी भी देश को पूर्ण समानता हासिल करने के लिए। तो आप देख सकते हो हम कितने पीछे हैं। हम कहते हैं भाई हम इक्वलिटी इक्वलिटी करें, लेकिन अभी भी 123 साल, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 123 साल लगेंगे जब पूर्ण लैंगिक समानता हम हासिल कर पाएंगे। फिर अगला दिया गया है कि भाई लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो अलग अलग चुनौतियों के बारे में इसमें बताया गया है। सामाजिक चुनौती, आर्थिक चुनौती और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित जो चुनौतियां उनके बारे में बताया गया है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों देखो, एक और समस्या होती है स्टूडेंट्स के साथ कि बच्चा क्या सोचता है कि भाई क्लास अपलोड कर रहे हो आप, 1-1.5 घंटे की क्लास हो रही है, 1-1.5 घंटे में आप देखोगे 4-5 टॉपिक ही कवर हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि हम टॉपिक्स को बिल्कुल डीप में कवर कर रहे हैं, लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक को। ये नहीं कि भाई आए और बोल बोल कर चले गए बिना कुछ पढ़ाए हुए। एक एक लाइन को आपको कवर अप कराया जा रहा है। ठीक। और दोस्तों आपको पता, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो डाटा को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये नहीं है कि आप मोटे दिमाग से पढ़ गए, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्या इसकी फर्दर चुनौतियां हैं और क्या इसके लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए। ये सभी एक्सपेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, इसलिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो आप ये मत समझो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम आपके लिए 20-25 मिनट की एक वीडियो करें जिसमें आपको पूरा एक सेक्शन है वो कवर करा दिया जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो विजन आईएएस भी कराती है, मैंने देखा कि वो 2 से ढाई घंटे का एक लेक्चर लेती है। ठीक है, 2 से ढाई घंटे का एक लेक्चर लिया जाता है जिसमें केवल एक सेक्शन को कराया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक सेक्शन की 2 बार क्लास ली जाती है, यानी कि आप मान के चलो 4 से 5 घंटे विजन आईएएस द्वारा एक सेक्शन को दिए जाते हैं। तो हम भी यहीं पर ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज कि भाई लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं। और आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ भी रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, इससे अच्छे से शायद मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। थोड़ा बहुत आप भी पढ़ा करो, फर्स्ट रीडिंग लेके आया करो मैगजीन की, उसके बाद ही क्लास देखना शुरू किया करो ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और अच्छी लग रही है तो वही क्लास को कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत के लिए जो प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं वो क्या हैं? ठीक है, सबसे पहला है, सबसे पहली क्या है? सामाजिक चुनौती। सामाजिक चुनौतियां क्या है? सबसे पहले दिया गया है शिक्षा। वे जो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है वो लगभग 66% है, पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 82% है, लेकिन जो राष्ट्रीय औसत है वो 74% है। तो आप देखोगे कि जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो औसत से कहीं ना कहीं कम है। इसका क्या मतलब है? जो भारत में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं, उनको पढ़ाई में भी अभी भी काफी पीछे रहना पड़ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है बाल विवाह। एनएफएचएस के एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि 2019 से 21 के दौरान भारत में लगभग 23% बाल विवाह के मामले सामने आए हैं। और बाल विवाह लड़कियों के विकास और उनकी आज़ादी में बड़ी बाधा, आपको भी पता है। फिर है महिला सुरक्षा। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि 2019 से 21 के बीच करीबन करीबन 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां और जो महिलाएं हैं वो देश में लापता हुई हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई आपके देश में 3 साल में 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां देश से लापता हो रही हैं। तो इससे पता चलता है कि जो महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है भारत में। ठीक है, फिर है आर्थिक उत्पीड़न, यानी कि मनोवैज्ञानिक। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो आर्थिक उत्पीड़न है वो भी, महिलाओं के खिलाफ आर्थिक उत्पीड़न के मामले
बढ़ रहे हैं। महिलाओं की आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या जो 2014 की तुलना में 2020 में 4.6% बढ़ी है, उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक उत्पीड़न या सोशल उत्पीड़न से प्रभावित हो रही हैं। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है महिलाओं के समक्ष। फिर है अगला अन्य चुनौतियां। अन्य चुनौतियां क्या है महिलाओं के समक्ष लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए भारत के लिए प्रमुख चुनौतियां? इसमें है अन्य चुनौतियां। पहला दिया गया है पितृसत्तात्मक मानदंड। इसका क्या मतलब है कि भाई अभी भी समाज में पुरुषों को ज्यादा जो अधिकार देना या महिलाओं को कम महत्व देना, ऐसी सोच अभी भी समाज में बनी हुई है, जो कि एक जेंडर इक्वलिटी को जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए एक चुनौती है भारत में। ठीक है। फिर है जातिगत असमानताएं। कुछ जातियों की महिलाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। फिर अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति आप देखोगे कि कुछ धर्म या समुदाय ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है। कुछ क्षेत्रीय असमानताएं भी हमारे देश में मौजूद है, यानी कि शहरों और जो गाँव में महिलाएं हैं उनकी स्थिति में बड़ा फर्क है। जनजातीय असमानता असमानता आप देखोगे कि भाई आदिवासी जो महिलाएं होती हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगला पॉइंट है डिजिटल डिवाइड। इसका क्या मतलब है डिजिटल डिवाइड का? भाई एनएफएचएस 5 के अनुसार जो भारत में जो केवल 33% जो महिलाएं हैं वो अभी इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं, जबकि पुरुषों का यह औसत 57% है। इसका मतलब है कि महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जुड़ने का मौका कम मिल रहा है, वे अपने विचार कम रख पा रही हैं। तो ये भी एक चुनौती है जेंडर इक्वलिटी को बनाने के लिए। तो ये कुछ हमारी सामाजिक चुनौतियां थी भारत में। अब अगर हम आर्थिक चुनौतियों की बात करें, आर्थिक चुनौतियों की बात करें तो दोहरा बोझ इसमें बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट आर्थिक सर्वेक्षण 2024 बताता है कि महिलाओं द्वारा जो किया गया अवैतनिक अवैतनिक जो देखभाल कार्य है, यानी कि बिना वेतन के वे जो कार्य कर रही हैं, वो जीडीपी का 3% है लगभग, जबकि पुरुषों का यही योगदान मात्र और मात्र 0.4% है, आधे से भी कम है। मतलब महिलाएं जो होती हैं घर और बाहर दोनों का जगह का काम संभालती हैं, ज़्यादा मेहनत करती हैं और ज़्यादा योगदान देती हैं, फिर भी उनकी स्थिति को हम नहीं देखते। तो ये भी महिलाओं के लिए एक समस्या है। फिर है असंगठित क्षेत्र। बताया गया है कि लगभग 97% जो महिलाएं हैं वो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिसमें से अधिकांश इसमें कृषि में यानी कि खेती में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में काम का मतलब है कि उन्हें न तो अच्छी नौकरी मिल पाती, न उन्हें अच्छी सुरक्षा मिल पाती, न अच्छा वेतन और न ही अच्छी उनको सुविधाएं मिल पाती। तो न अच्छी नौकरी है, न सुरक्षा है, न सुविधा है और न वेतन है। तो ये भी एक आर्थिक चुनौती महिलाओं के समक्ष है, जो कि जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम है। फिर है स्वास्थ्य देखभाल की समस्या। पहला पॉइंट बताया गया है कि एनीमिया की व्यापकता। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि 15 से जो 49 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, लगभग 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया क्या होता है कि भाई उनमें खून की कमी है। एनीमिया से पीड़ित होने के कारण महिलाओं को क्या समस्याओं की सामना करना पड़ता है? सीखने की समस्या, कार्य करने की समस्या और सुरक्षित रूप से गर्भधारण करने की जो समस्या है, क्षमता है, वो भी उनकी कम हो जाती है। अच्छे से गर्भधारण महिलाएं नहीं कर पाती। फिर है मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी कि एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। 2018 से लेकर 20 में ये 97 था, जबकि डब्ल्यूएचओ का जो निर्धारित लक्ष्य है 2030 तक इसको 70 से भी कम कर देना है। ठीक है, ये डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है कि भाई जो महिलाएं हैं, इसका क्या मतलब है कि भाई हर 1 लाख जन्मों पर 97 जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ समस्याएं होती हैं, उनकी वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। फिर प्रजनन स्वास्थ्य कि भाई जो भारत में लगभग 50 मिलियन महिलाएं हैं वो प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। ठीक है। तो ये कुछ हमारी क्या थी स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित समस्याएं थी, जो जेंडर इक्वलिटी के समक्ष चुनौतियां हैं। फिर है राजनीतिक भागीदारी। हमारे देश में जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। मतलब इसका मतलब है कि महिलाओं की जो राजनीति में है उतनी मजबूत भूमिका नहीं है जितनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि जो भारत में महिलाओं के लिए 3 बड़े क्षेत्र बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। आर्थिक रूप से महिलाएं कमजोर हैं, बाहर और घर दोनों का ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उन्हें ना तो सुरक्षा मिलती है न ही उन्हें अधिकार मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलती हैं। साथ ही उनकी स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है। कई महिलाएं जो वो एनीमिया रोग से पीड़ित है और बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है। साथ ही मातृत्व मृत्यु दर भी अभी भी चिंता का विषय हमारे समक्ष बनी हुई है। और
साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी कम है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ पूरी तरह से समाज और सरकार तक नहीं पहुंच पाती। तो सरल शब्दों में यही निष्कर्ष है हमारे पास। ठीक है, फिर अगला है महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। एक एक कदम को हम देखेंगे जो सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए हैं। सबसे पहला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा और जो एनसीआर दिल्ली की विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए स्पेशल 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाएं की भी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही पोषण अभियान चलाया गया है, जिसका उद्देश्य है बच्चों और किशोरी लड़कियों के पोषण स्तर में सुधार करना। इसका उद्देश्य है ताकि जो बच्चे और जो किशोरी लड़कियां हैं उनको अच्छा ही स्वास्थ्य, अच्छा खाना मिल पाए, जिससे उनका पोषण स्तर सुधर जाए। ठीक है, ताकि उसको सही पौष्टिक भोजन मिले, ताकि वे स्वस्थ रहे, उनकी सेहत भी अच्छी रहे। साथ ही सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था कि घटता लिंगानुपात उसको सुधारा जाए और लड़की और महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाए। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उनको लाभ प्रदान करने के लिए एक डायरेक्ट नकद हस्तांतरण योजना है। यानी कि जो महिलाएं जो गर्भ धारण कर रही हैं उनको सरकार द्वारा एक नकद राशि दी जाती है, ताकि वे गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल में बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकें। और साथ ही ये महिला और बच्चों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। इसके अलावा सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो हिंसा से प्रभावित जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं संकट में हैं, उनको एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता या समर्थन दिया जा सके। मतलब भाई इन केंद्रों का उद्देश्य क्या है, ये केंद्र उन महिलाओं के लिए बनाए गए हैं जो कि हिंसा या उत्पीड़न से पीड़ित हैं, संकट की स्थिति में हैं। ये सेंटर क्या करते हैं, महिलाओं को एक ही जगह पर पूरी मदद मिलती है इन सेंटरों के माध्यम से, जैसे मेडिकल सहायता होगी, कानूनी मदद होगी, पुलिस सहयोग या मानसिक सलाह हो गई। इन सेंटरों का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को तुरंत और बेहतर सहायता प्रदान करना इन सेंटरों का उद्देश्य है। यानी कि वन स्टॉप सेंटर, एक ही जगह पर सभी समस्याओं का समाधान। इसके अलावा सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर चलाए गए हैं, जो कि 24/7 उपलब्ध हैं, ताकि जो भी महिलाएं किसी भी आपातकालीन या गैर आपातकालीन स्थिति में है वो किसी भी टाइम कॉल कर सकें। इसके लिए सरकार द्वारा एक शॉर्ट कोड भी जारी किया है, जो कि है 181, जिसे कॉल करके मदद मांगी जा सकती है। ये हेल्पलाइन नंबर है जो है महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण सेवा है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में साफ सिंपल बात है, वही लैंगिक भेदभाव समाप्त करने की दिशा में दशकों से सुधार जारी है। फिलहाल भी हम आज भी हम सुधार कर रहे हैं, तो ये हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगर टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संक्षिप्त सुर्खियाँ। सभी सुर्खियाँ इनको हम एक एक करके देखेंगे। आपके इसमें कितनी सुर्खियाँ एक बार हम देख लेते हैं। इंडेक्स पेज पर चलते हैं। इसमें जो सुर्खियाँ दी गई हैं वो लगभग आपकी मैगजीन में 5 से 10 सुर्खियाँ होंगी। आई थिंक 6.123, हाँ 5 सुर्खियाँ हैं। तो आप ये बताओ कि इनको अभी देखें या फिर कल देखें। वीडियो 58 मिनट की हो चुकी है, तो आई थिंक मैं अभी देख लेता हूँ। इसको 15-20 मिनट और लगेंगे, तो इसी टॉपिक इसी में कवर कर लेते हैं हम इसको। चलते हैं हमारे दोबारा सुर्खी कवर 96 पेज नंबर पर, यहाँ पर थी ना। तो सबसे पहली जो सुर्खी है, WHO की सामाजिक जुड़ाव पर रिपोर्ट। WHO की सामाजिक जुड़ाव पर रिपोर्ट।
दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, क्या है कि मैंने लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी, तो इसके लिए मैंने माइक निकाल के रख दिया था और दोबारा मेरे को रिकॉर्ड करते टाइम माइक डालना याद नहीं रहा। तो आई थिंक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई, अब मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ तक किया था हमने। WHO वाली कर ली थी या नहीं की थी? WHO वाली कर ली। चलो मैं दोबारा से संक्षिप्त जो सुर्खियाँ उसको जल्दी जल्दी से एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, अगर आपको सुनाई भी दे रहा था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। WHO की एक रिपोर्ट जारी की गई है, WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। एक बार मैं देख लेता हूँ अब आपको सही तरीके से सुन रहा है या नहीं। माइक बिल्कुल ओके है, OBS में बिल्कुल ओके शो कर रहा है। सॉरी, वो मेरी फॉल्ट से मैंने माइक डालना याद नहीं रहा, तो आप एक बार वीडियो को आगे स्किप करके देख लेना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। WHO द्वारा एक सामाजिक जुड़ाव पर रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट का क्या नाम था? अकेलेपन से सामाजिक जुड़ाव तक स्वस्थ समाज के लिए मार्ग तैयार करना। ठीक है, यह रिपोर्ट किसने जारी की थी? जो WHO का कमीशन और सोशल कनेक्शन उसने जारी की थी। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, कल्याण और समाज पर सामाजिक जो अलगाव और अकेलेपन के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। यानी कि यह देखती है कि जो समाज में अलगाव, सामाजिक अलगाव है और अकेलापन है, उसका क्या प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, व्यक्ति के कल्याण पर क्या असर पड़ता है। तो सामाजिक जुड़ाव और सामाजिक अलगाव क्या है, सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो सामाजिक अलगाव क्या होता है? सामाजिक अलगाव का अर्थ है कि भाई, हाँ सॉरी, सामाजिक जुड़ाव है पहले। सामाजिक जुड़ाव यानी कि समाज से आप जुड़ रहे हो। इसका अर्थ क्या है कि आप परिवार, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी आदि से आप जुड़े हो और आप उससे बातचीत कर रहे हो आपस में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक जुड़ाव। फिर है सामाजिक विलगाव। सामाजिक विलगाव मतलब समाज से अलग हो जाना। विलगाव मतलब अलग हो जाना। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त सामाजिक संपर्क नहीं होता, ना तो उसके पास रिश्तेदार होते, न रिश्तों से सहयोग और समर्थन है वो उसको नहीं मिलता। साथ ही जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण और नकारात्मक हो जाते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, सबसे पहला है अकेलापन और दूसरा है सामाजिक अलगाव। अकेलापन कब महसूस करता है व्यक्ति? जब उसकी अपेक्षित और वास्तविक जुड़ाव की स्थिति में अंतर होता है। अपेक्षित और वास्तविक जुड़ाव की स्थिति में अंतर होने का क्या मतलब है? अपेक्षित मतलब मान लो आप अपेक्षा कर रहे थे आपके 12 फ्रेंड होने हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि आपका एक भी दोस्त नहीं है। तो अकेलेपन यही स्थिति होती है कि अपेक्षा तो हम 12 की कर रहे थे, लेकिन वास्तव में हमारा एक भी नहीं है। तो क्या हो गया? पहले तो हम बहुत ज्यादा होने, लेकिन एक भी नहीं है, तो हम अकेले रह गए। तो इसी को हम बोलते हैं अकेलापन। तब महसूस होता है जब किसी व्यक्ति की अपेक्षित जो स्थिति है और जो वास्तविक स्थिति है उसमें अंतर पैदा हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अकेलापन बोलते हैं। फिर है सामाजिक अलगाव यानी कि समाज से अलग हो जाना। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत कम मित्र हो, रिश्तेदार या जान पहचान के लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं वो, या दूसरों से व्यक्ति बहुत कम मिलता जुलता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक अलगाव बोलते हैं। रिपोर्ट के अगर हम मुख्य बिंदुओं पर जांच करें तो सामाजिक अलगाव में व्यापकता ही है। यानी कि रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रत्येक 6 में से एक जो व्यक्ति है वो अकेलापन महसूस कर रहा है। और जो युवा है, जो 13 से 29 की उम्र है एज ग्रुप के बीच में, वो सबसे अधिक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। 1990 से 2022 तक के अगर हम आंकड़े देखें तो प्रत्येक 3 में से एक वृद्ध व्यक्ति, यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति प्रत्येक 3 में से एक वृद्ध व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है। अगर हम किशोर की बात करें तो प्रत्येक 4 में से एक किशोर सामाजिक रूप से अलगाव की स्थिति में है। अगली बात है असमानताएं। अगर निम्न आय वाले देशों को अगर हम अमीर देशों की तुलना में कंपेयर करें तो निम्न आय वाले जो देश हैं, लो इनकम कंट्री है, वहाँ पर लोग ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। किसकी तुलना में? अमीर देशों की तुलना में। ठीक है। सामाजिक विलगाव के प्रभाव क्या पड़ते हैं? सामाजिक विलगाव अगर किसी के साथ है तो क्या प्रभाव होंगे? शारीरिक प्रभाव क्या होगा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि जो वैश्विक स्तर पर सारे सामाजिक अलगाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण लगभग 8,71,000 मौतें हुई हैं। किसके कारण? अकेलेपन के कारण। सिंपल बात है भाई, सामाजिक अलगाव के प्रभाव क्या है? सबसे पहला प्रभाव है शारीरिक स्वास्थ्य पर। शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है, जिसके जिसके कारण क्या हो रहा है? विश्व भर में 5 सालों में 2014 से 19 तक लगभग 8,71,000 मौतें हुई हैं सिर्फ अकेलेपन के कारण। मानसिक स्वास्थ्य पर भी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। एंजाइटी की समस्या होती है, डिमेंशिया की अवसाद भी लोगों के दिमाग में जमा हो जाते हैं, अलग अलग कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो शिक्षा में भी प्रदर्शन लोगों का खराब हो जाता है और उत्पादकता है जो है वो उसकी कहीं ना कहीं हानि हो जाती है। यानी कि जो लोग होते हैं वो अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो नौकरी या उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और उनके साथ बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। फिर अगली जो हमारी सुर्खी है वो है परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स, PGI। तो सबसे पहले हमें PGI का मीनिंग ये पता करना होगा कि PGI होता है क्या। तो PGI क्या है? जिसमें दिया गया है PGI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
में स्कूल शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करता है। यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स है वो क्या करता है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है उसकी क्वालिटी का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो नॉर्मल बात है भाई, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीजीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्कूल शिक्षा है उसकी क्वालिटी का आकलन किया जाता है, उसकी क्वालिटी को जांचा जाता है। पीजीआई है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 में ना इसका नाम बदलकर पीजीआई 2.0 कर दिया गया। जारीकर्ता कौन है, शिक्षा मंत्रालय इसे जारी करता है। जो इसका डाटा एकत्रित किया जाता है पीजीआई के लिए वो कहाँ कहाँ से एकत्रित किया जाता है, यूडीआईएससी से, एनएएस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे से, पीएम पोषण पोर्टल, प्रबंधन पोर्टल और विद्यांजलि पोर्टल ऐसे पोर्टल हैं जहाँ से पीजीआई के लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। संरचना की अगर हम बात करें तो कुल 1000 अंकों का 12 अंक होता है जिसमें 73 इंडिकेटर होते हैं। दो मुख्य श्रेणियों में इसको बांटा गया है, परिणाम और अभिशासन और प्रबंधन। परिणाम में हम क्या देखते हैं, परिणाम में हम क्या देखते हैं कि जो छात्रों की पढ़ाई और सीखने के जो नतीजे हैं वो कितने हैं, कि छात्रों ने कितना सीखा है, उसके जो परिणाम होते हैं पढ़ाई के वो हम इसमें देखते हैं। अभिशासन में हम क्या देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को चलाने के तरीके क्या हैं। तो दो चीज हैं, परिणाम और अभिशासन। परिणाम में हम देखेंगे छात्रों ने क्या सीखा है, क्या उसके नतीजे हैं। अभिशासन में हम देखेंगे जो शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है उसके तरीके क्या है चलाने के, अच्छे तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इन श्रेणियों को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला है लर्निंग आउटकम, इसमें हम देखते हैं कि छात्र क्या सीख रहे हैं। दूसरा है एक्सेस, इसमें हम देखेंगे कितने छात्रों की स्कूलों तक पहुंच है, कितने छात्र स्कूलों में नाम लिखवा रहे हैं, नामांकन दर्ज कर रहे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं, हम देखेंगे जो स्कूल हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं कैसे हैं, जैसे बिल्डिंग कैसी है, बिजली की सुविधा है या नहीं, शौचालय की सुविधा दी गई है या नहीं। अगला है इक्विटी, यानी कि शिक्षा में समानता कितनी है, क्या सभी को बराबर मौका दिया जा रहा है। लड़के या लड़की को, अमीर या गरीब वर्ग को, क्या सभी को समान मौका दिया जा रहा है, तो ये भी हम देखते हैं। फिर है गवर्नेंस प्रोसेस, यानी शिक्षा से जुड़ी जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं और नीतियां हैं क्या उनको सही तरीके से लागू किया जा रहा है स्कूलों में। फिर हम देखते हैं टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीईटी, यानी कि शिक्षा और प्रशिक्षण। इसके तहत देखा जाता है कि जो शिक्षक है स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनकी समय समय पर ट्रेनिंग हो रही है और उनकी गुणवत्ता है जो पढ़ाने की उसकी जांच की जा रही है या नहीं। तो ये हम इन सभी श्रेणियों को देखते हैं पीजीआई के तहत। मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो जो पीजीआई में मूल्यांकन है वो 1000 अंकों के आधार पर किया जाता है और 1000 अंकों को 10 ग्रेड्स के माध्यम में 10 ग्रेड्स में रखा जाता है। जो 10 ग्रेड है वो आपकी मैगजीन में दी नहीं गए लेकिन आपको गूगल कर लेना है। सबसे पहली जो टॉप ग्रेड है उसका नाम है दक्ष, यानी कि अगर कोई भी संस्थान या कोई भी स्कूल इस ग्रेड में आ जाता है दक्ष ग्रेड में, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो स्कूल शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूली शिक्षा प्रदान की जा रही है वो बहुत ही हायर क्वालिटी की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। तो 10 श्रेणियां हैं, सबसे पहली दक्ष, फिर उत्कृष्ट, फिर अति उत्तर, उत्तर और प्रतिष्ठा 1 2 3, आकांक्षी 1 2 3, सबसे आखिरी जो है वो है आकांक्षी 1 2 3, यानी कि अगर कोई भी आकांक्षी 3 में आता है तो उसमें उस स्कूल में शिक्षा का बहुत ही नीचा स्तर है। ठीक है, तो इंडेक्स के मुख्य बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो इंडेक्स में बताया गया है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 4 ग्रेड यानी कि टॉप 4 ग्रेड में कोई भी नहीं है। कोई भी किसी की भी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है शिक्षा की क्वालिटी की वही टॉप 4 ग्रेड में आज के 10 में से शीर्ष जो प्रदर्शन किया है वो चंडीगढ़ ने किया है, वो भी प्रतिष्ठा 1 यानी कि 5th ग्रेड में प्रदर्शन चंडीगढ़ ने किया है। सबसे कमजोर जो प्रदर्शन है वो मेघालय का 10वें ग्रेड पर। अगर हम समग्र रुझान की बात करें तो 2023-24 की तुलना में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 24 राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि 12 राज्यों में जो स्कोर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। जो 12 राज्य हैं वो बिहार, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्य हैं। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था जिसमें हमारा माइक बंद हो गया था। आई थिंक आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगली जो हमारी सुर्खी है उस पर चलते हैं जल्दी से जल्दी। ये देखो 10 मिनट का टाइम ज़्यादा लग गया हमें इसमें। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगली जो हमारी सुर्खी है वो है UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025। भाई इसका क्या मतलब है, ये एक रिपोर्ट जारी की गई यूनेस्को द्वारा। यह रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। यह एजुकेशन देखो एक बार पढ़ना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA
कहाँ गया भाई, सॉरी ये रहा। देखो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, द पुर्suit ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी इन द चेंजिंग वर्ल्ड। एक मिनट भाई, क्या चल गया यार। हाँ सॉरी भाई, एक टेक्निकल इशू आ गया था बीच में। तो हम दोबारा चलते हैं हमारे टॉपिक पर। 6.8.3 ये हमारी सुर्खी है, यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025। देखो क्या हुआ, यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, द परस्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। हिंदी में अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो वास्तविक प्रजनन संकट, बदलती दुनिया में प्रजनन स्वतंत्रता की खोज। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो रिप्रोडक्टिव एजेंसी संकट, इसका मीनिंग बताया गया है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि वास्तविक मुद्दा अधिक जनसंख्या नहीं है, बल्कि विकल्प की कमी के कारण वांछित परिवार आकार प्राप्त करने में असमर्थता है। रिपोर्ट का मुख्य संदेश क्या है भाई, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि आज का जो समय है, आज के समय में दुनिया का असली संकट यह नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, बल्कि असली संकट यह है कि लोग अपने मनचाहे परिवार का आकार तय नहीं कर पा रहे। यानी लोग ये नहीं तय कर पा रहे कि जितने बच्चे वो चाहते हैं उतने नहीं हो पा रहे हैं उनके। ठीक है, लोगों की क्या समस्या है, लोग जितने बच्चे चाहते हैं उतने नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो अनचाहा गर्भधारण है वो हो रहा है, या जो समाज और जो परिस्थितियां हैं उनके फैसले लेने में रुकावट डाल रही है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव जनसी संकट यही है कि वास्तविक मुद्दा ये नहीं कि दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है। वास्तविक मुद्दा क्या है कि जो लोग हैं वो अपने मनचाहे परिवार को आकार नहीं दे पा रहे। फिर आगे है रिप्रोडक्टिव एजेंसी, ये रहा। रिप्रोडक्टिव एजेंसी का क्या अर्थ है, रिप्रोडक्टिव एजेंसी का अर्थ है कि हर महिला, पुरुष या दंपति को यह आज़ादी हो कि वह खुद तय करे कि उसके कितने बच्चे चाहिए, उसे कितने बच्चे उसे होने चाहिए और कब चाहिए, और यह निर्णय वो कैसे ले सके बिना किसी दबाव या मजबूरी या किसी बाधा के। वह यह निर्णय ले सके, न तो उसके ऊपर राजनीतिक दबाव, न आर्थिक, न सामाजिक दबाव हो, यानी कि इन सभी से वह मुक्त होकर यह निर्णय ले सके। मैगजीन में दी गई अपनी प्रजनन क्षमता पर सूचित और सशक्त निर्णय लेने की क्षमता। साफ सिंपल मतलब यही है कि भाई हर महिला, हर पुरुष या हर दंपति को ये आज़ादी हो कि वह खुद तय कर सके कि उसे कितने बच्चे चाहिए, उसे बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए और कब चाहिए। ठीक है, तो ये निर्णय वो बिना किसी दबाव के ले सके। यह रिपोर्ट क्या बताती है, अधूरी प्रजनन इच्छाओं को भी उजागर करती है, यानी कि अधूरी प्रजनन इच्छाओं को उजागर करती है, जैसे कि अनचाहा गर्भधारण, अपेक्षा से कम संतान होना। ठीक है, रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में जो लोगों के अधिकार हैं, लोगों के अधिकार और विकल्पों को प्राथमिकता देने के लिए जनसंख्या से संबंधित नीतियों में बदलाव का समर्थन किया गया है। भाई सिंपल बात है, रिपोर्ट में क्या समस्या बताई गई, जो फर्टिलिटी प्रजनन दर है उसको लेकर भ्रम है। लोग सोचते हैं कि जो समस्या है केवल यह नहीं कि बच्चे ज्यादा हो रहे कम हो रहे हैं, लेकिन असली समस्या क्या है, लोग अपनी मर्जी से फैसले लेने का मौका नहीं ले रहे थे, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। बाधाएं सिंपल सी हैं, सामाजिक दबाव, उनके ऊपर आर्थिक समस्या है, कुछ स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है, गर्भधारण साधनों की पहुंच भी नहीं है लोगों तक, अनचाहे गर्भधारण हो जाते हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया, साथ ही नीतियों में सुधार की जरूरत है। रिपोर्ट क्या कहती है कि सरकार को जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय लोग उसको क्या करनी चाहिए, सरकार को लोगों को उनकी पसंद और ज़रूरत के अनुसार, कि भाई सरकार को जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को उनकी पसंद और ज़रूरत के अनुसार अपने जीवन के फैसले लेने में मदद करनी चाहिए। यही आपकी रिपोर्ट में नॉर्मल नॉर्मल बताया गया है। ठीक है, पूरा निष्कर्ष सही है अगर आप पढ़ोगे तो भी। अगली रिपोर्ट पर चलते हैं, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2025। यह रिपोर्ट क्या है, यूनेस्को इसको हर साल जारी करता है। इस रिपोर्ट को यूनेस्को के एजुकेशन 2030 इंस्टीट्यूशन डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के तहत यह रिपोर्ट जारी की जाती है। SDG 4, और देखो इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, इस रिपोर्ट का साफ सिंपल सा उद्देश्य है SDG 4 यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रगति की निगरानी करना। SDG 4 क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इसकी प्रगति की निगरानी करना, और जो शिक्षा से जुड़े जो अन्य सतत विकास लक्ष्य हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी स्थिति पर नजर रखना। रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें बताई गई हैं, सबसे पहला है शिक्षा प्रणालियों में व्यवधान। रिपोर्ट में बताया गया है कि
पिछले 20 वर्षों में, एक बार मैं क्लास चेक कर रहा हूँ सही चल रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 20 वर्षों में कम और मध्यम मध्यम आय वाले जो देश है उसमें लगभग 75% गंभीर संकटों के कारण या चरम मौसमी घटनाओं के कारण स्कूल है वो बंद रहे हैं, जिसके कारण स्कूल बंद होने के कारण 5 मिलियन या उससे अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अगर हम भारत में स्थिति की रिपोर्ट की बात करें इस रिपोर्ट के संबंधित, तो भारत में एक अध्ययन से पता चला है कि जो सिखाने के तरीकों में बदलाव का असर बच्चों के कौशल पर पड़ा है, यानी कि जो सिखाने के तरीके हैं उनमें जो बदलाव किया गया है उसका असर बच्चों के कौशल पर पड़ा है। 5 साल की उम्र में जो बच्चे हैं नए शब्द सीखने में धीमे हो गए हैं, ठीक है। 5 साल के जो बच्चे हैं उनके नए शब्द सीखने तथा नए शब्द सीखने में धीमे हो गए हैं। और जो 15 साल की उम्र के बच्चे हैं वो गणित और जो अन्य गैर शैक्षणिक जो कौशल है उनका उस पर नकारात्मक असर पड़ा है, यानी कि गैर शैक्षणिक कौशल मतलब जैसे समस्या समाधान का कौशल उन पर नकारात्मक असर पड़ा है, यानी कि भारत में जो वो नकारात्मक असर है। अच्छी प्रगति क्या हुई है भारत में, ये जो प्राथमिक जो स्तर है यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो स्कूल में जाने वाले बच्चों की जो संख्या पहले ज़्यादा होती थी वो अब कम हो गई, यानी कि प्राइमरी लेवल पर लोग बच्चे हैं जो हैं वो ज़्यादा स्कूल जा रहे हैं भारत में। अगर हम धीमी प्रगति की बात करें, यानी कि जो धीमी प्रगति हुआ स्कूल न जाने की दर और शिक्षा पूरी करने की दर में लैंगिक अंतर हुआ है। इसका क्या मतलब है कि भाई जो उच्च माध्यमिक स्तर है यानी कि अपर सॉरी निचला माध्यमिक स्तर है यानी कि जो लोअर सेकेंडरी लेवल है उस पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी धीमी है, ठीक है। फिर जो अपर सेकेंडरी है यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कों और लड़कियों के बीच जो शिक्षा पूरी करने की दर में लिंग आधारित अंतर अभी भी बना हुआ है, यानी कि लड़के ज़्यादा स्कूल जा रहे हो लड़कियां कम जा रही हैं, ठीक है। लोअर सेकेंडरी लेवल पर भी आप देखोगे बच्चे स्कूल कम जा रहे हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर बच्चे स्कूल ज़्यादा जा रहे हैं। साफ सिंपल से इस रिपोर्ट में यही है, प्राइमरी लेवल पर बच्चे ज़्यादा स्कूल जा रहे हैं और लोअर निम्न माध्यमिक स्तर पर यानी कि लोअर सेकेंडरी लेवल पर कम जा रहे हैं। फिर है शिक्षा की भूमिका। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा की भूमिका को महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वह हकदार है, यानी कि रिपोर्ट कहती है कि भाई अब जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको निपटने के लिए आप शिक्षा की मदद लो, यानी कि जलवायु योजनाओं में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह बेहद जरूरी है। आप शिक्षा के महत्व को समझो और जलवायु परिवर्तन में इसका उपयोग करो, ये आपकी रिपोर्ट में बताया गया। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश जो इस रिपोर्ट में की गई है, सबसे पहला है जलवायु शिक्षा को जरूरी बनाना। रिपोर्ट कहती है कि जो जलवायु परिवर्तन से जो भी जुड़ा ज्ञान है सभी विषयों के पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। शिक्षा को इस विषय पर भी शिक्षक को जो शिक्षक होते हैं यानी कि जो अध्यापक हैं, देखो यहाँ पर दिया गया है जो शिक्षक होते हैं उनको भी पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए किसके बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, ताकि वो बच्चों को सिखा सके। फिर है शिक्षा से जुड़ी इमारतें और सुविधाएं जलवायु अनुकूल बनानी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो स्कूल या इमारत है उनको ऐसा बनाया कि भाई बाढ़ गर्मी तूफान आदि को झेलने लायक वो हो सकें। फिर जलवायु समाधान में शिक्षा को प्रमुख भूमिका मिले, ये पॉइंट है। यानी कि शिक्षा बच्चों और युवाओं को जलवायु चुनौतियों से निपटने की क्षमता सिखा सकती है, ठीक है। भी शिक्षा कुछ भी कर सकती है बच्चों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जो जलवायु की समस्या उससे निपटने के लिए शिक्षा बच्चों को ज्ञान दे सकती है कि भाई आपको कैसे हैंडल करनी है सिचुएशन को। जो ये तो यह रिपोर्ट यही कहती है कि भाई आप शिक्षा को जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को या बच्चों को शिक्षा दो, ठीक है। फिर है क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा में निवेश करना शामिल किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि भाई जो जलवायु परियोजनाओं के लिए जो पैसा आता है उसमें शिक्षा पर भी निवेश होना चाहिए, ठीक है, उसमें से आप शिक्षा पर भी निवेश करो। फिर है जलवायु संबंधी योजना और वित्त पोषण में शिक्षा विषय को शामिल करने के लिए शिक्षा जगत के अलावा अन्य हितधारकों के साथ भी संपर्क स्थापित करना चाहिए। साफ सिंपल सी बात है भाई, जलवायु और शिक्षा के लिए जो सरकारी एजेंसियां हैं या एनजीओ हैं या वैज्ञानिक है उनको स्थानीय समुदाय के साथ सहयोग करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ही शिक्षा होगी तो नॉर्मल सी बात है भाई, आप जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आप शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे, बल्कि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसका नॉर्मल सा मतलब यही है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल, इसके बारे में अगर बात करें तो जेंडर बजटिंग की बात करें हम सबसे पहले, तो जेंडर बजटिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब सरकार बजट बनाती है तो वह यह देखे कि इसका महिलाओं और पुरुषों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं जेंडर बजटिंग। अगर हम आसान भाषा में बताएं तो बजट बनाते समय यह ध्यान रखना कि महिलाओं को बराबरी का लाभ मिले और किसी योजना से केवल पुरुषों या केवल महिलाओं को फायदा न हो बल्कि सभी को लाभ मिले। कि भाई अगर आप कोई
मतलब इसका क्या मतलब है कि भाई अगर आप कोई योजना चला रहे हो ना, तो आप उस योजना को इस प्रकार लेके आओ कि भाई वो केवल केवल और केवल पुरुषों को लाभ ना दे, केवल और केवल महिलाओं को लाभ ना दे, बल्कि महिला और पुरुष दोनों को इक्वल लाभ दे। तो जेंडर बजटिंग में क्या किया जाता है, बजट का विश्लेषण किया जाता है, कौन सी योजना किस पर कितना असर डालेगी ऐसा देखा जाता है। जो महिलाओं से जुड़े जो लक्ष्य हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, जैसे महिला शिक्षा, महिला पोषण और स्वास्थ्य। महिला केंद्रित योजनाओं के लिए विशेष बजट आवंटित किया जाता है। तो ऐसे ऐसे में इसमें जेंडर बजटिंग में किया जाता है। ठीक है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय परामर्श जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च किया। तो ये एक पोर्टल था जो लॉन्च किया गया था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल क्या है? केंद्रीकृत पोर्टल है, एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल है जिसे भारत सरकार ने तैयार किया है ताकि क्या किया जा सके, जो जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि जो सभी पॉलिसी या वो हैं सभी के लिए समान हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए जो योजनाएं आ रही हैं वो समान हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल बोलते हैं। इस पोर्टल पर जो विभिन्न जानकारी या योजनाएं या डेटा जो उपलब्ध है, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए बजट बनाने में मदद करेगा, वो ऐसा डेटा उपलब्ध है। इस पोर्टल में क्या क्या है? इस पोर्टल में क्या क्या है? सबसे पहला जो नीति दस्तावेज हैं, यानी कि ऐसी नीतियां जो महिला और पुरुषों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर है। फिर है श्रेष्ठ प्रथाएं, यानी कि वे तरीके जो पहले सफल हो चुके हैं और जिन्हें दूसरे विभाग अपना सकते हैं। ऐसे ऐसी जो प्रथाएं हैं वो भी इस पोर्टल पर डाली। भाई देखो, जो हमने काम फ्यूचर में जो हमने काम पास्ट में कर दिए, ठीक है, उन सभी को इकट्ठा करके हमने एक ये मान लो आप डॉक्यूमेंट बना दिए, एक फाइल तैयार कर दी, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेंडर बस्टिंग पोर्टल बोल रहे हैं। इस पोर्टल पर जो भी हमने पहले काम कर दिए उन सभी को रखा गया है, दिखाया गया कि भाई आप इनका यूज करके इससे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं जेंडर इक्वलिटी के लिए, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। फिर आगे है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है कि भाई जब सरकार बजट बनाती है तो वह यह देखे कि इसका महिलाओं और पुरुषों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो भी यह ध्यान रखना है सरकार को कि महिलाओं को बराबरी का लाभ मिले, कि भाई कोई भी योजना केवल पुरुषों को या केवल महिलाओं को फायदा नहीं दे, बल्कि सभी को फायदा दे। तो इसी को हम जेंडर बजटिंग बोलते हैं। फिर आगे है भारत में जेंडर बजटिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहला है जेंडर संबंध संवेदनशील नीतियाँ, कि भाई कई बार बजट का प्रभाव क्या होता है, पुरुष और महिलाओं पर अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जो सड़क बनाने की योजना हो सकती है, सड़क बनाने की योजना हो सकती है, लेकिन अगर वह गांव की महिलाओं को बाजार या स्कूल पहुंचने में मदद नहीं करती तो उस योजना का महिला लाभार्थियों पर असर कम पड़ेगा। तो भाई कई बार बजट ऐसा तैयार कर दिया जाता है कि महिला और पुरुषों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। पंचायतों, नगर पालिका, स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की आवाज को बढ़ावा देना ही जेंडर बजटिंग की क्या है, मूलभूत उद्देश्य है जेंडर बजटिंग का, कि भाई इन सभी जगहों पर महिलाओं की आवाज़ को बढ़ावा दिया जा सके, जिसके कारण महिलाएं अपने मुद्दे को उठा सके और अपनी आवाज़ उठा सके और उसे बजट में शामिल भी किया जा सके। फिर है कानूनी ढांचे को मजबूत करना। यह महिलाओं से संबंधित कानून जैसे आपराधिक कानून संशोधन 2013, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम आदि को मजबूत करता है। ये क्या करता है कि भाई कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, और इन कानूनों को बजट और नीतियों से समर्थन मिलना चाहिए ताकि इनका सही से क्रियान्वयन हो सके। इसीलिए जेंडर बजटिंग की आवश्यकता है, ताकि कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया जा सके, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और सहभागी बजटिंग लागू की जा सके, और जेंडर संवेदनशील जो नीतियां हैं उनको लागू किया जा सके। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं, निष्कर्ष नहीं दे रखा, ये देखो ये सेक्शन पूरा भी हो गया। अगला आ गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसको हम फिर आगे कवर करेंगे। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि भाई कौन सा कवर करें। इस जो ये दिया गया था जेंडर बस्टिंग, अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भाई साफ सिंपल मतलब ये है, जेंडर बस्टिंग नॉलेज पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जो सरकार को बजट बनाते समय महिलाओं और पुरुषों की बराबरी सुनिश्चित करने में मदद करता है। कि भाई सरकार जब बजट बना रही है तो आप ये सुनिश्चित करो ये बजट महिलाओं और मेल और फीमेल दोनों को बराबर लाभ प्रदान करेगा, बराबरी सुनिश्चित करेगा। यह पोर्टल न केवल जानकारी देता है बल्कि विभागों को प्रशिक्षण और प्रस्ताव भेजने की सुविधा भी यह पोर्टल देता है। इससे क्या होता है, भारत में जो समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, न्यायपूर्ण विकास और उत्तरदायी विकास को बढ़ावा मिलता है। तो आज के लिए यही था हमारा टॉपिक, और वीडियो भी लगभग 1.5 घंटे की हो चुकी है। बीच में एक बार माइक बंद हुआ था तो आपको उस पार्ट को स्किप कर देना है, ठीक है।
तो हमारा जो ये था हमने कंप्लीट कर लिया है सोशल इश्यूज का सेक्शन आज। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ देना है, क्योंकि आपकी फीडबैक ही मेरा इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी खुश रहें।